अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया दिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। चार जनवरी 2004 को नासा के स्पिरिट रोवर ने मरीख पर लैंड किया था। स्पिरिट रोवर ने 22 मार्च 2010 तक अपना मिशन जारी रखा। इस दौरान स्पिरिट ने 7.73 किलोमीटर का फासला तय किया और हमें मरीख की बहुत सी तस्वीर भेजी जिनमें बेशबहा मालूमात मौजूद थी। अप्रैल 2009 में स्पिरिट का बायां टायर मरीख की ट्रॉय नामी जगह पर नरम रेत में धंस गया। नासा ने बहुत कोशिश की कि किसी न किसी तरह वो स्पिरिट को वहां से निकाल सके, मगर सारी कोशिशें बेकार गईं। आखिरकार नासा ने 25 मई 2011 को ये बात डिक्लेयर कर दी कि स्पिरिट रोवर का मिशन अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आज के वीडियो में हम स्पिरिट रोवर के मिशन के आखिरी 2.6 किलोमीटर पर बात करेंगे और जानेंगे कि स्पिरिट रोवर ने इस दौरान हमें क्या क्या मालूमात फराहम की। तो आज के वीडियो को मुकम्मल देखें। पूरे मिशन के दौरान स्पिरिट की सलाहियतों में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अगरचा स्पिरिट रोवर जमीन से 142 मिलियन किलोमीटर दूर था, मगर इसने फिर भी हस्बैंड हिल पर चढ़ते हुए अपने अंदर एक अपडेट इंस्टॉल की, जिसकी मदद से ये अपने कुछ हिस्सों को अपनी जरूरत के मुताबिक खुद ब खुद इस्तेमाल कर सकता था। अपने मिशन के 1067वें दिन पर इसने एक अपडेट इंस्टॉल की, जिसके बाद ये खुद फैसला ले सकता था कि इसे कब तस्वीर जमीन की तरफ भेजनी है और भेजनी भी है या नहीं। इसके साथ साथ ये चट्टानों का मुशाहिदा करने के लिए अपने बाजुओं को फैलाने पर भी कुदरत हासिल कर चुका था। जैसे जैसे स्पिरिट ने मरीख की सतह पर वक्त गुजारा, वैसे वैसे इसमें मैच्योरिटी यानी पुख्तगी आती गई। जिस वक्त स्पिरिट रोवर हस्बैंड हिल पर मौजूद था, इस वक्त नासा के इंजीनियर्स को एक फैसला लेना था। नासा के इंजीनियर्स के सामने 2 पत्थर मौजूद थे और इन्हें फैसला लेना था कि इन्हें कौन से वाले पत्थर का तज्जिया करना चाहिए। इन पत्थरों के नाम मियामी और कोमांची थे। इंजीनियर्स ने कोमांची का तज्जिया करने का फैसला किया और ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। इस चट्टान का तज्जिया करने पर मालूम हुआ कि इसका 1/4 हिस्सा मैग्नीशियम आयरन कार्बोनेट है। इससे पहले मरीख पर जितनी भी चट्टानों का तज्जिया किया गया था, इसमें मैग्नीशियम आयरन कार्बोनेट की मिकदार इनके मुकाबले में 10 गुना ज्यादा थी। चूंकि कार्बोनेट पानी की मौजूदगी में बनते हैं, तो ये दरियाफ्त मरीख की हाइड्रोलॉजिकल तारीख को समझने के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित हुई। इस दरियाफ्त से साइंसदानों को मालूम हुआ कि माजी में मरीख पर पानी मौजूद था, और न सिर्फ पानी मौजूद था बल्कि ये भी मुमकिन है कि किसी न किसी किस्म की जिंदगी भी मौजूद रही हो। स्पिरिट रोवर ने बिना थके अपना सफर जारी रखा और अब ये अपने अगले मुकाम पर पहुंच चुका था। साइंसदानों ने मरीख के इस हिस्से को होम प्लेट का नाम दिया। इस हिस्से में तह दर तह चट्टानें मौजूद थीं, जिन पर मौसमी हालात के असरात को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था। होम प्लेट पर स्पिरिट ने कुछ ऐसी चट्टानों की तस्वीरें ली जिन्हें देखकर वाज़ेह मालूम हो रहा था कि इन्हें बहते हुए पानी ने ये शक्ल दी है। वहीं पर वक्त का बहाव था जो स्पिरिट रोवर को मुसलसल बदल रहा था। रोवर सन 2006 में मैककूल हिल की जानिब बढ़ रहा था जब इसका एक टायर खराब हो गया। जमीन पर साइंसदानों ने JPL टेस्ट फैसिलिटी में बहुत ज्यादा कोशिश की कि किसी तरह स्पिरिट के खराब टायर को फिर से ठीक किया जा सके, मगर ये सब बेफायदा रहा। अब स्पिरिट का सामने वाला दायां टायर लॉक हो चुका था और वो इसे घुमाए बगैर खींचते हुए आगे बढ़ रहा था। मरीख पर सर्दी का मौसम आ रहा था। सर्दी में चूंकि सूरज की रोशनी मध्यम पड़ जाती है, तो रोवर के काम करने की सलाहियत भी मुतासिर होने जा रही थी। इस सब को मद्देनजर रखते हुए नासा ने मैककूल हिल की तरफ बढ़ने का इरादा तय किया। अब रोवर की अगली मंजिल लो रिज हेवन थी। रोवर को एक मुकाम नजर आया जहां पर 11 डिग्री की ढलवान थी जो नीचे की तरफ बढ़ रही थी। इस ढलवान के सहारे रोवर सर्दियों के मौसम में भी आगे बढ़ सकता था। तकरीबन 8 माह तक स्पिरिट इसी रिज पर रहा और अपने इर्द गिर्द की तस्वीरें ली। इन तस्वीरों में से एक में नासा के इंजीनियर्स को 2 ऐसे पत्थर नजर आए जो आयरन के मेटियोर्स हो सकते थे। इन्हें जोंगशैन और एलन हिल्स का नाम दिया गया। जोंगशैन को ये नाम चाइना की एक एंटार्क्टिका बेस की वजह से दिया गया, जबकि एलन हिल को ये नाम इस वजह से दिया गया क्योंकि अंटार्कटिका में इसी नाम की एक जगह मौजूद है जहां से बहुत से मरीखी मेटियोराइट्स को दरियाफ्त किया जा चुका है। इनमें सबसे ज्यादा काबिल जिक्र ALH 84001 है। इसे 1996 में दरियाफ्त किया गया। इसका तज्जिया करने के बाद साइंसदानों ने ये बात तजवीज की कि इस मेटियोराइट में मरीख पर मौजूद जिंदगी फॉसिल्स की शक्ल में महफूज है। इसके बाद इस मेटियोराइट की एक तस्वीर शाया की गई जो पूरी दुनिया के अखबारों की जीनत बनी।
सर्दियों का मौसम गुजरने के बाद रोवर के पास एक बार फिर से बहुत ज्यादा एनर्जी मौजूद थी, तो नासा के इंजीनियर्स ने इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया। मार्च 2007 में रोवर ने हादसाती तौर पर एक ऐसी दरियाफ्त की जिसे देखकर दुनिया भर के साइंसदान हैरान रह गए। मरीख की मिट्टी चूंकि नरम और सुर्ख थी और रोवर का एक टायर ठीक से काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से रोवर इसे अपने साथ घसीट रहा था। रोवर का ये टायर एक जगह से गुजरा, जिसके बाद वहाँ पर सफेद मिट्टी नजर आने लगी। ये सफेद मिट्टी दरअसल सिलिका था। ये दरियाफ्त जिंदगी का सबूत तो ना थी, मगर जिंदगी के आगाज के लिए साजगार थी। नासा का मानना था कि सिलिका का ये जखीरा मुमकिन तौर पर दो तरह के माहौल की वजह से बना। पहली वजह हॉट स्प्रिंग डिपॉजिट्स थे। इनमें गर्म पानी एक जगह पर सिलिका को अपने अंदर हल करता और फिर दूसरी जगह पर निकाल देता है। दूसरी मुमकिन वजह एसिडिफाइड स्टीम थी, जो चट्टानों को एक धमाके से उड़ा देती है और इनमें मौजूद ज्यादातर मादनियात इधर उधर बिखर जाती हैं, जबकि सिलिका बाकी बच जाता है। इन इलाकों को फ्यूमारोल्स का नाम दिया जाता है। हाँ, इनमें से जो भी वजह रही हो, जमीन पर देखा गया है कि ये दोनों माहौल ही माइक्रोस्कोपिक जिंदगी के लिए इंतहाई साजगार हैं। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि अगर स्पिरिट रोवर खराब ना होता और नासा जल्द ही हिम्मत हार जाता, तो शायद ये दरियाफ्त कभी भी न हो पाती। स्पिरिट ने अपने अगले कुछ महीने होम प्लेट के इलाके का तज्जिया करने में गुजार दिए। जून 2007 में खुशकिस्मती से स्पिरिट रोवर के सोलर पैनल्स बिल्कुल साफ हो गए। जहाँ पर इससे पहले स्पिरिट रोवर एक घंटे में 120 वॉट एनर्जी पैदा कर रहा था, अब 600 वॉट एनर्जी पैदा करने लगा। 6 नवंबर को रोवर होम प्लेट की मगरबी सिमत एक जगह पर पहुंचा और यहाँ की तस्वीर ली। नासा ने इस तस्वीर को एस्ट्रोनॉमी में पिक्चर ऑफ द डे के तौर पर शाया किया। एक नजर देखने पर तो ये तस्वीर बिल्कुल आम सी दिखाई देती थी, लेकिन फिर इसने दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज करवाना शुरू कर दी। इस तस्वीर में एक ऐसा पत्थर भी मौजूद था जो बिल्कुल किसी इंसान की तरह दिखाई देता था। साइंसदानों ने इस पत्थर को लिटिल बिग फुट का नाम दिया। तस्वीर के दाएं हिस्से में रोवर के हस्बैंड हिल से आने वाले रास्ते को देखा जा सकता था। अब स्पिरिट रोवर अपने सफर के इख्तिताम से कुछ 100 मीटर के फासले पर मौजूद था। इन दिनों मरीख पर आने वाले तूफानों की तादाद बढ़ती ही चली जा रही थी। इन तूफानों की वजह से रोवर के सोलर पैनल्स मुकम्मल तौर पर रेत से ढक चुके थे और एटमॉस्फेयर भी अक्सर औकात गिरदो गुबार की वजह से इतना आलूदा हो जाता था कि सूरज की 99% रोशनी सोलर पैनल्स तक पहुंच ही नहीं पाती थी। देखते ही देखते रोवर के इस माहौल में सरवाइव कर पाने के इम्कानात कम होने लगे और इसके मिशंस को भी महदूद कर दिया गया। रोवर को अपने आप को गर्म रखने के लिए फी घंटा के हिसाब से 150 वॉट एनर्जी की जरूरत थी, मगर ये सिर्फ 128 वॉट एनर्जी पैदा कर रहा था। अगर रोवर का हीटिंग सिस्टम नाकारा हो जाए तो एक एक करके इसके बाकी हिस्से भी काम करना छोड़ जाते हैं। फिर कहीं से 2 तूफान आए जिन्होंने रोवर के सोलर पैनल्स को किसी हद तक साफ कर दिया और ये फी घंटा के हिसाब से 372 वॉट एनर्जी पैदा करने लगा। इस एनर्जी से रोवर ने अपनी बैटरियों को फिर से चार्ज किया और आगे बढ़ने लगा। लेकिन वक्त का बहाव रोवर के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हुआ। अप्रैल 2009 में स्पिरिट रोवर में मेमोरी गैप आने लगे, जिनकी वजाहत कर पाना भी मुमकिन नहीं था। उस वक्त रोवर अपनी रेस्टिंग प्लेस से महज 4 मीटर ही दूर था। सोल 1892 को रोवर मरीख की एक ट्रॉय नामी लोकेशन से गुजर रहा था। इस वक्त वो मरीख की नर्म और गिरदो गुबार वाली मिट्टी में धंस गया। इसके बाद रोवर इस मुकाम से कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया। यहाँ जमीन पर नासा के इंजीनियर्स ने बहुत ज्यादा कोशिश की कि किसी ना किसी तरह रोवर को इस जगह से निकाला जा सके, मगर सब कुछ बेमकसद रहा। सोल 2155 पर नासा ने इस मिशन का नाम तब्दील करके स्टेशनरी रिसर्च प्लेटफॉर्म रख दिया। इसकी वजह ये थी कि रोवर अब मजीद आगे तो नहीं बढ़ सकता था, मगर इसके बाजू अभी भी काम कर रहे थे। वक्त के साथ साथ रोवर के पैनल्स की एनर्जी पैदा करने की सलाहियत कम होती गई। बिल आखिर नासा ने 24 मई 2011 को स्पिरिट रोवर को रेस्क्यू करने का मिशन खत्म कर दिया। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।